Joule and Thomson, when a highly compressed gas, for example, that is gas at high pressure, is passed through a porous plug and is allowed to expand suddenly to low pressure, it causes cooling. And this phenomena is called as Joule-Thomson effect. ये क्या कहता है? ये हमें कहता है जॉल एंड थॉमसन कि हमारे पास जब एक गैस हाईली कंप्रेस्ड हो, ठीक है, हाईली कंप्रेस्ड हो और उसको हम सडनली एक्सपेंड कर दें, हाईली कंप्रेस्ड गैस को सडनली हम एक्सपेंड कर दें, तो क्या होता है? उसकी वजह से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आता है। कूलिंग इफेक्ट मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। जो भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है हाईली कंप्रेस्ड गैस का, उसको हमने सडनली एक्सपेंड कर दिया। जैसे हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो जाता है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है तो हमारे पास उस टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वो जो सिस्टम है उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट आया, जो टेम्परेचर डाउन हुआ, इसको हम बोलते हैं जॉल-थॉमसन effect. अब Joule-Thomson effect is the phenomena of producing lowering of temperature when a gas is made to expand adiabatically from a region of high pressure into a region of low pressure. अगर हम देखें ये जो पेप्सी के बॉटल्स वगैरह होते हैं, इसमें भी अक्सर ये जो गैस है वो हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वो बॉटल के अंदर जो है प्रेशर काफी ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड काफी कंप्रेस्ड फॉर्म में होती। जैसे हम उसका वो जो बॉटल है उसको खोलते हैं तो वो जो हाई कंप्रेस्ड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि जो सराउंडिंग प्रेशर है वो काफी डिक्रीज होता है। उसकी वजह से जो है वो फिजिक्स, मतलब वो जो बबल्स वगैरह होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो आते हैं। खैर वो अलग फेनोमेना है, वो हेनरी लॉ है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम में एडायबेटिकली जो है एक्सपेंड कर। एडायबेटिकली क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टम से ना हीट जो है रिलीज हो सकती है, ना हम उसको हीट या एनर्जी दे सकते हैं। मतलब वो कंप्लीटली जो है हीट से क्लोज हो, उसमें ना हीट जा सकती है ना आ सकती। तो उस सिस्टम को जब हम एकदम एक्सपेंड कर दें तो वो सिस्टम क्या कहता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब ये जो डिक्रीज हुआ इसका रीजन क्या है? द गैस मॉलिक्यूल अंडर हाई प्रेशर डेवलप intermolecular forces, and when the pressure is suddenly released, the gas do work of expansion, due to which internal energy is taken from the gas. That is, internal energy decreases to overcome the intermolecular forces. As a result, temperature of the gas decreases, the gas cools down. अब कहते हैं ये जो कूलिंग इफेक्ट है इसका रीजन क्या है? मतलब हमने गैस जो था कंप्रेस था उसको एक्सपेंड कर दिया, हमारे पास टेम्परेचर डाउन हो गया, कूलिंग इफेक्ट आया। ये क्यों? इसका रीजन क्या है? हमारे पास जब गैस को हम हाईली कंप्रेस करते हैं, मतलब हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे जब प्रेशर हमारे पास क्या हो, डिक्रीज हो, हाई प्रेशर ना हो, तो उस टाइम पे तो गैस मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते। लेकिन जब हम कंप्रेस कर देते हैं, प्रेशर को हाई कर देते हैं, इंक्रीज कर, तो वो गैस मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। जब वो करीब करीब आ जाते हैं तो उनके दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। मतलब अ काइंड ऑफ बॉन्ड, जो जिसको हम कहते हैं वीक बॉन्ड कह सकते हैं, वो बन गया, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है इसको जब हम सडनली ब्रेक करते हैं, प्रेशर को सडनली हम रिलीज कर दें, डिक्रीज कर दें, तो वो जो बॉन्ड है या जो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या हो जाते हैं,
वो हमारे पास ब्रेक हो जाते। अब ये जो ब्रेक हुए, ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है जो ब्रेक हुए एक्सपेंशन की वजह से, तो मतलब इनमें क्या हुआ, वर्क हुआ। जो करीब करीब मॉलिक्यूल थे वो दूर दूर चले गए, ठीक है, दूर दूर चले गए, मतलब मूवमेंट हुई, एक वर्क हुआ, एक काम हुआ, मतलब मॉलिक्यूल ने एक काम किया। अब मॉलिक्यूल ने जो वर्क डन किया है, ठीक है, वर्क डन तो मॉलिक्यूल ने किया है, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो तो ब्रेक हुए हैं, तो वो जो ब्रेक हुए हैं उसके लिए कोई एनर्जी भी चाहिए थी। ऐसे तो कोई भी चीज ब्रेक नहीं हो सकती जब तक हम एनर्जी प्रोवाइड ना करें, ठीक है। अब इधर हमने क्या किया, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस थी उनको ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, इंटरनल एनर्जी के थ्रू। अब सिस्टम का जो अपना इंटरनल एनर्जी है वो यूज हुआ इन फोर्सेस को ब्रेक करने में। जब ये इंटरनल एनर्जी इन फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज हुई, तो मतलब सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी जो थी वो डिक्रीज हो गई। जब अपनी इंटरनल एनर्जी इनकी डिक्रीज हो गई, तो हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज हुआ, और वो जो गैस है वो कूल डाउन हो गई। ये रीजन की समझ आ गई आप दोनों को? जी मैम आ गई। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें ये है कि मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती, और वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको हम ब्रेक करते हैं, तो वो जो ब्रेक हम करते हैं वो उस सिस्टम के अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं। जब वो इंटरनल एनर्जी इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज हुई, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया और गैस कूल डाउन हो गया। अच्छा, ये तो था रीजन। नाउ व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारे पास द apparatus used by Joule Thomson to measure the temperature change on expansion of 1 mole of a gas consisting of insulating pipe fitted with a porous plate in the middle, having two thermometers T1 and T2 and two weightless and frictionless piston, one on each अच्छा, ऑन ईच साइड प्रेशर P1 एंड P2। अच्छा, अब जोल थॉमसन ने जो मतलब अपरेटस यूज किया था वो क्या है, ये हमारे पास एक अपरेटस है, ठीक है। इसकी ये जो दो साइड हैं ये क्या है, इंसुलेटिंग पाइप है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग पाइप है। अब इसमें ये जो है हमारे पास ये पोरस प्लग है, पोरस प्लग है, ये जो है इसमें दो थर्मामीटर्स हैं। ये दो थर्मामीटर क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को नोट करते हैं, ठीक है। इधर भी इसका एक पिस्टन लगा हुआ है, इधर भी एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन क्या है, ये फ्रैक्शनलिस्ट है और वेटलिस्ट है। अच्छा, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन्होंने कहा है कि 1 मोल ऑफ अ गैस है, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस है। अब इधर जो प्रेशर है P1 प्रेशर, वो ग्रेटर होगा इधर के प्रेशर से। P1 जो प्रेशर है वो P2 से ग्रेटर है। ये तो था इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, इंसुलेटिंग पाइप है विथ टू थर्मोमीटर्स और हैविंग टू पिस्टन्स ईच ऑन वन साइड, एक इधर है जो फ्रैक्शनलिस्ट भी है और वेटलेस भी है, और इधर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है देन दिस वन प्रेशर। अच्छा, अब आगे क्या है, to push the 1 mole of gas through the porous plate, work amounting to P1V1 is done by surrounding on the system। ये क्या कहता है कि इधर ये पिस्टन आपको नजर आ रहा है, इधर से हमने 1 मोल ऑफ गैस को पुश किया। क्या किया हमने, 1 मोल ऑफ गैस को इधर से पुश कर दिया। तो इस यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में क्या हुआ, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है। सराउंडिंग से क्या हुआ, सिस्टम पे वर्क हुआ। सराउंडिंग ने क्या किया, सिस्टम पे वर्क किया। द गैस कमिंग, अच्छा, और ये वर्क किस फॉर्म में है, ये वर्क हमारे पास P1V1 के फॉर्म में है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं P1V1 वर्क, जो कि सराउंडिंग ने किया
सिस्टम पे। इधर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो T1 है, जो हम इस थर्मोमीटर के जरिए से चेक करते हैं। द गैस कमिंग थ्रू द पोरस प्लेट टू द राइट कंपार्टमेंट। अब वो जो गैस हमने इधर से पुश की वो इस कंपार्टमेंट में आ गई। अब यहाँ पर क्या करता है, विल पुश द पिस्टन टू द राइट। अब इधर ये जो पिस्टन है, ये जो गैस इधर से आई वो इस पिस्टन को पुश करेगी इस साइड पे, राइट की तरफ। ठीक है, अब इस कंपार्टमेंट में क्या हुआ, द सिस्टम विल डू वर्क अमाउंटिंग टू P2V2 ऑन सराउंडिंग। इधर क्या हो गया, इधर उल्टा हो गया, इधर सराउंडिंग ने वर्क किया था किस चीज पे, सिस्टम पे। अब इस कंपार्टमेंट में सिस्टम वर्क डन करेगा सराउंडिंग पे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, उलट हो गए। सराउंडिंग से हो रहा है वर्क सिस्टम पे, वाइल हेयर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम वर्क कर रहा है ऑन सराउंडिंग। अच्छा, इधर हमारे पास वर्क डन क्या था, इन फॉर्म ऑफ P1V1। इधर हमारे पास वर्क क्या होगा, P2V2 की फॉर्म में। अब हमारे पास नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम लेफ्ट बाय, अच्छा ये तो हो गया, ये लेफ्ट कंपार्टमेंट से जो है हमारे पास सराउंडिंग से सिस्टम पे हुआ तो P1V1 है। ये सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया तो P2V2 है। ओनली डिफरेंस इन इट्स साइन, ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। अब हमारे पास नेटवर्क डन जो है वो क्या है, P1V1 माइनस P2V2। ठीक है, तो W जो हमारे पास नेटवर्क डन है ये हमारे पास इक्वल हो गया P1V1 माइनस P2V2 से। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारे पास डेल E, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q द हीट प्लस W वर्क। ठीक है, W क्या है, वर्क। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो कैसे आता है, हीट के जरिए से, और जब उस हीट से कोई वर्क डन हो जाए। तो ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। इन मैथमेटिकली हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम डिराइव कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर। एज द प्रोसेस इज एडायबैटिक, हमारे पास हमने स्टार्ट में ही कह दिया था कि ये जो प्रोसेस है ये एडायबैटिकली एक्सपेंड करता है। तो अगर ये एडायबैटिक है तो ना जो है हीट, जो एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ हीट, ना तो सिस्टम के अंदर जाएगी और ना जो है सिस्टम से बाहर रिलीज होगी। तो Q हमारे पास, ये Q क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ये Q हमारे पास जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम के इक्वल हो गए वर्क डन के। मतलब जो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि कोई भी हीट हम प्रोवाइड नहीं करे। ये जो इक्वेशन है इसका मतलब है कि हमारे पास वर्क डन कैसे होगा, जब हम एक सिस्टम को हीट दे दें। जब हम एक सिस्टम को हीट देते हैं तो उस सिस्टम, वो जो हीट है उसका एक पार्ट वर्क डन करेगा, दूसरा पार्ट जो है सिस्टम के इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। इसका ये मतलब है। लेकिन जब हमारे पास हीट हम दे ही नहीं रहे सिस्टम को, तो हमारे पास क्या है, जो वर्क डन हो रहा है वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी से हो रहा है। मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वही वर्क डन, तो सिर्फ उसी के बेस पे वर्क डन होगा। अब हमें पता है कि W क्या है, W हमारे पास इस सिस्टम में इसके इक्वल है P1V1 माइनस P2V2। तो हम इस इक्वेशन में W की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या आ गया, ये। अब डेल E का क्या मतलब है, डेल E का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब कि इनिशियली हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या थी और फाइनली हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या थी। तो डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, हमने डेल E की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये ऐसे एज इट इज ही आ जाएगा। इधर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ रीअरेंज किया। E2 ठीक है
ये वाला जो है ये माइनस साइन इक्वलिटी के इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो E1 है ये इक्वलिटी के इस साइड पे आएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और ये जो है P1 और V1। अब हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि E प्लस PV जो है वो इक्वल है एंथैल्पी के, ठीक है। एंथैल्पी मीन टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब एक सिस्टम का जो टोटल हीट है, टोटल हीट वो किस चीज के इक्वल है, वो इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के इक्वल है। तो हम इसकी जगह एंथैल्पी डाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, 2 है तो मतलब ये फाइनल एंथैल्पी है। ये क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास इनिशियल जो एंथैल्पी थी सिस्टम की वो है। अब हमने इसको क्या किया, दोबारा से इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। ये जो H1 है इक्वालिटी के इस साइड पे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और ये जो H2 माइनस H1 है ये बन जाएगा हमारे पास डेल H इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया, दिस शोज दैट देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द गैस in Joule-Thomson expansion, or in other words, the process in Joule-Thomson experiment take place at constant enthalpy. अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या शो करता है, ये हमें बताता है कि जो जोल थॉमसन एक्सपेंशन है ये हमारे पास कांस्टेंट एंथैल्पी पे होता है, मतलब जो हीट कंटेंट है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है इस पूरे प्रोसेस में। ओके, आगे है जॉल थॉमसन कोफिशिएंट। अब ये जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन अबाउट जॉल थॉमसन, जो भी इफेक्ट था उसकी डेफिनेशन पढ़ी। देन व्हाट इज द रीजन ऑफ इट्स कूलिंग, फिर हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली ये कैसे हुआ, और ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास हो रहा है एट कांस्टेंट एंथैल्पी। अब जॉल थॉमसन कोफिशिएंट, now what is the Joule-Thomson coefficient, mu jt or simply mu, ये जो है in this process is equal to derivative of temperature with respect to pressure at constant enthalpy। अब हमारे पास जो जॉल थॉमसन इफेक्ट है इसमें जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट हमारे पास म्यू जो है वो इक्वल है चेंज इन टेम्परेचर ये डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर है, ये चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ये हमारे पास क्या है, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है। नाउ व्हाई द जॉल थॉमसन कोफिशिएंट इज इम्पोर्टेंट, ये मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है जॉल थॉमसन इफेक्ट में। From this we can define Joule-Thomson coefficient as, पहले Joule-Thomson coefficient है क्या, the number of degree temperature change produces per atmosphere drop in pressure under constant enthalpy condition when the gas is passed through a porous plate। अच्छा, इसका क्या मतलब है, हमने एक्सपेंड किया गैस को, ठीक है, वो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया, तो जितना प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे तो उतना ही ड्रॉप आएगा टेम्परेचर में, ठीक है। मतलब जितना प्रेशर हम रिलीज करेंगे उतना ही वो जो गैस है उसका टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज होगा, बट एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ये हमारे पास है म्यू, and mu is the Joule-Thomson coefficient। अच्छा, the Joule-Thomson coefficient mu is 0 for ideal gases। अब ये जो mu है ये हमारे पास जो आइडियल गैसेस हैं उनके लिए ये 0 होता है, इसकी वैल्यू मतलब 0 होती है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका क्या मतलब है, ये 0 कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 1 है, ये 2 है, ठीक है, और चेंज इन प्रेशर हमारे पास 2 है, तो 2 कैंसिल हो गए, 1 हो गया, ये तो सॉरी 1 हो गया, मैं गलत हो गई,
ये सही कह रही हूँ। चलो इसको मैं देख लेती हूँ अभी। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 2 है। इसी तरह हमारे पास चेंज इन जो प्रेशर है वो भी 2 है। तो ये कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ गया तो हमारे पास क्या है कि जो भी गैस है वो आइडियल गैस है, वो आइडियली बिहेव कर रही है। इट मीन्स दैट द प्रोसेस नेदर अंडरगो कूलिंग नॉर हीटिंग इफेक्ट ऑन एक्सपेंशन। और अगर म्यू हमारे पास 0 आएगा, मतलब म्यू की वैल्यू 0 आएगी, तो हमारे पास उस सिस्टम में ना जो है टेम्परेचर कम होगा ना टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोई इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। इफ म्यू इज पॉजिटिव, अब फॉर एग्जाम्पल म्यू जो है हमारे पास, अच्छा अब हमारे पास म्यू जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मीन 0 से ग्रेटर हो गई। अगर 0 से ग्रेटर हो गई तो हमारे पास एक्सपेंशन पे गैस कूल होगी। अगर म्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, 0 से कम हो गई, तो हमारे पास एक्सपेंशन पे गैस जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। The temperature at which mu is 0 and at which the sign of the mu changes is called the inversion temperature. अब वो टेम्परेचर जिस पे हमारे पास mu 0 हो, या जिससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे जो है mu का साइन चेंज हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ mu इज इक्वल टू 2, तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि mu इज इक्वल टू -1 या -2, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास चेंज हो गया नेगेटिव में। तो ये जो टेम्परेचर है, जिसके ऊपर या नीचे हमारे पास म्यू का साइन चेंज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। अब मोस्ट गैसेस लाइक एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव जॉल-थॉम्सन इफेक्ट। अब ये जो गैसेस हैं जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हमारे पास पॉजिटिव म्यू की वैल्यू शो करते हैं। पॉजिटिव म्यू की वैल्यू शो करते हैं, तो मतलब एक्सपेंशन पे क्या होगा, गैस कूल डाउन हो जाएगी, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हेंस दे कूल ऑन एक्सपेंशन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एंड देयरफॉर दीज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय परफॉर्मिंग सक्सेसिव जॉल-थॉम्सन इफेक्ट एक्सपेंशन। अब ये जो गैसेस हैं, अगर इन पे हम बार बार जो है मतलब इनको कंप्रेस करें, फिर एक्सपेंड करें, फिर कंप्रेस करें, फिर एक्सपेंड कर ले, तो इसमें इतना टेम्परेचर इनका डिक्रीज हो जाएगा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये गैसेस जो है ये मेल्ट हो जाएंगे। However, hydrogen and helium gas show unusual Joule-Thomson effect. Instead of cooling, they warm up. अब कहते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है, इनका जो जॉल थॉम्सन इफेक्ट है वो चेंज है इनसे, जो यूजुअल है। इसमें क्या होगा कि ये जो है कूलिंग की बजाय वार्म अप हो जाएंगे। तो अगर ये वार्म अप हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो म्यू है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। ठीक है, नेगेटिव आ गई, मतलब जो आपके पास टेम्परेचर चेंज आया वो ग्रेटर है देन प्रेशर के। अच्छा, तो ये क्या हुआ, एज फॉर दीज गैसेस म्यू इज नेगेटिव एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन मस्ट बी कूल फर्स्ट अप टू -80 डिग्री। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अप टू -80 डिग्री पहले जो है इसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, विच इज इन्वर्जन टेम्परेचर। ये 80 डिग्री जो है, -80 डिग्री हाइड्रोजन का इन्वर्जन टेम्परेचर है। For hydrogen gas at which sign of mu changes to positive and then subjected to Joule-Thomson experiment, it cools down. पहले क्या होता है, 80 डिग्री तक कूल डाउन होता है, फिर इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो मतलब ये वार्म अप होगा फिर। Similarly for helium, the inversion temperature is about 230. हीलियम के लिए हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर 230 है। बिफोर दिस टेम्परेचर हीलियम वार्म अप ऑन एक्सपेंशन। तो इस टेम्परेचर से बिफोर वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आफ्टर दिस टेम्परेचर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। Why gases warm up on Joule-Thomson effect? अब ये जो गैसेस हैं ये क्यों वार्म अप हो जाती है Joule-Thomson effect में, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। As it was found out that Joule-Thomson effect is carried out at constant enthalpy
कहते हैं कि जैसे हमने ये स्टार्ट में देख भी लिया कि जो हमारे पास जॉल थॉमसन इफेक्ट है वो कांस्टेंट इंथैल्पी पे होता है, तो इंथैल्पी हमारे पास इक्वल है E प्लस PV के, ठीक है। एज H रिमेन कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर इंक्रीज इन PV वर्क occur on account of loss or decrease in internal। अब ये जो है ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, रह गया E प्लस PV, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटरनल एनर्जी को इक्वलिटी के इस साइड पे लाएंगे, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये इसका साइन जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो हमारे पास टेम्परेचर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हमारे पास जो T2 है वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन होगा T1 के। तो ये हमारे पास सारा था अबाउट जॉल थॉमसन इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जब हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है उसको उसका प्रेशर हम सडनली रिलीज कर ले तो उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, और वो कूलिंग इफेक्ट किस चीज की वजह से होता है, बिकॉज जो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज हुआ, कंज्यूम हुआ फॉर ब्रेकिंग ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस विच डेवलप ड्यूरिंग द कंप्रेशन, ठीक है। जब हमने मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया था तो उनके जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डेवलप हुए, तो जैसे हम प्रेशर को रिलीज करते हैं वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट अवर टुडे टॉपिक। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इजी था मैडम? इजी था, हाँ ये टॉपिक थोड़ा इजी है इसीलिए मैंने कहा करवा दूं। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? नहीं मैम, समझ नो मैम सही है, ओके समझ आ गई है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मंडे को इंशाल्लाह। मंडे को क्लास तो नहीं है आपकी शायद, फिर देखते हैं जब क्लास होगी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह मैम हाफ़िज़। नेक्स्ट तो यूनिवर्सिटी में क्लास होंगी ना मैम? जी मंडे से यूनिवर्सिटी ओपन है। ठीक है इंशाल्लाह। ओके ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।